नमस्कार, वंस अगेन वेलकम टू मैथ्स वाटिका। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 8। इस सीरीज़ के पीछे जो भी क्लासेज हुई है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप पीछे के वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सीरीज चल रहा है, सारे नए क्वेश्चन बिल्कुल नए तरीके से आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे हमें इसका वैल्यू बताना है। अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे जब भी आपका ना a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर रहे, उस केस में ना साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का जो वैल्यू होगा वो आपका 1 के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा कॉस स्क्वायर ए जो साइन पे लागू होगा कॉस के ऊपर भी लागू हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू भी जो होगा वह आपका 1 के बराबर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो आइए इसको समझते हैं। हमने आपको यहाँ पे क्या बताया कि जब भी a प्लस बी का मान 90 डिग्री यानी दोनों एंगल का योग 90 डिग्री के बराबर हो, उस केस में ना साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। मतलब ऐसा अगर एक पेयर बन जाए जब इसके एंगल का सम 90 के बराबर हो तो इसका वैल्यू 1 होगा। जो चीज़ आपका साइन में लागू होगा वही आपका कॉस में भी लागू होगा। अगर कॉस स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह है और इसके एंगल को जोड़ने पर 90 आ रहा हो, उस केस में इसका मान 1 होगा। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम साइन स्क्वायर 10 डिग्री में साइन स्क्वायर 80 डिग्री जोड़ेंगे तो मान कितना हो जाएगा सर, मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके लिए हम 1 लिख दिए। आगे चलिए उसी प्रकार से साइन स्क्वायर 20 डिग्री में जब हम साइन स्क्वायर 70 डिग्री जोड़ेंगे, यहाँ भी मान क्या हो जाएगा, यहाँ भी मान 1 हो जाएगा। इसके बीच में प्लस है तो प्लस हम लोग कर लेंगे। देखिए 20 डिग्री और 70 डिग्री, साइन स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह, एंगल को जोड़ने पर 90 तो मान 1 हो जाएगा। आगे चलिए जब हम साइन स्क्वायर 30 डिग्री को साइन स्क्वायर 60 डिग्री के साथ जोड़ेंगे, यहाँ भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 40 को 50 के साथ जोड़ेंगे, यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। और इस पूरे में बचा क्या है अब, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा। यह आपका इंडिपेंडेंट है, अलग है, यह अकेले मान 1 देगा, बाकी सब पेयर में वैल्यू 1 देगा। देखिए 10 वाला 80 के साथ मिलेगा मान 1, 20 वाला 70 के साथ मिलेगा मान 1, 30 वाला 60 के साथ मिलेगा मान 1, उसी तरीके से 40 वाला 50 के साथ मिलेगा तो मान 1। तो हम चाहे तो यहाँ पे काउंट कर सकते थे कि टर्म कितना है, जितना टर्म होगा ना उसका आधा पेयर बनेगा, तो आधा इसका योग हो जाएगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ तक का योग क्या हो जाएगा, 4, और प्लस अलग से इसका वैल्यू हम 1 ले लेंगे, तो 4 और 1 5, ऊपर में आपका कितना हो गया 5। बट्टा में देख लीजिए क्या है, यहाँ देखिए सेम चीज़ यहाँ भी हम लोग करेंगे। तो जब हम कॉस स्क्वायर 20 डिग्री को कॉस स्क्वायर 70 के साथ जोड़ेंगे, यहाँ पे भी आपका नीचे में 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 40 के साथ कॉस स्क्वायर 50 को जोड़िए, देखिए 90 हो रहा है, यहाँ भी मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब बचा क्या है इसमें, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉट 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैलकुलेट करिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ऊपर में आप सबको जोड़िएगा तो 5 होगा, नीचे में कितना हो जाएगा 3, 5/3, यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। केवल देख करके इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं अगर आपके पास यह कॉन्सेप्ट हो। कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो उस केस में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 होगा, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान भी आपका 1 हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित। अगला देखिए क्या है, बोला है 51 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई इस क्वेश्चन में ना 51 आदमी के लिए बोला है कि 12 दिन का काम है, तो काम का कुल मात्रा कितना होगा, 51 गुने 12। अगर हम आपसे कहे कि 8 व्यक्ति के लिए 10 दिन का काम है तो काम का कुल मात्रा कितना होगा, 8 गुने 10। काम का कुल मात्रा हम लोग निकालते हैं वर्कर्स गुने डे या मैन गुने डे, तो 8 आदमी के लिए 10 दिन का काम है, यानी कुल काम का मात्रा होगा 8 गुने 10। अगर हम आपसे कहे कि 10 व्यक्ति के लिए 15 दिन का काम है तो कुल काम का मात्रा होगा 10 गुने 15। अब अगर हमें इस काम को 5 आदमी से लेना है तो बट्टा में हम लिखेंगे 5। टोटल वर्क को जितने व्यक्ति से लेना होगा बट्टा में उतना लिखिए, सोल्व करिएगा, आंसर ऐसे क्वेश्चन का आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 51 आदमी के लिए 12 दिन का काम, यानी कि टोटल काम यही था। अब बोला है कि कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद, काम शुरू होने के कितना दिन बाद बोला है, 4 दिन बाद। इसका मतलब कि 4 दिन काम हो गया है।
51 आदमी के लिए 12 दिन का काम जरूर था, लेकिन 4 दिन के बाद 12 - 4 मात्र 8 दिन का काम बचेगा। क्या बोला इस क्वेश्चन में? काम शुरू होने के 4 दिन बाद। तो काम कितने दिन का था? 51 आदमी के लिए 12 दिन का, लेकिन 4 दिन के बाद तो 8 दिन का ही काम बचेगा। मान लीजिए 10 दिन का काम था, 2 दिन के बाद कितने दिन का काम बचेगा? 8 दिन का। अगर 10 दिन का काम था, 3 दिन के बाद कितने दिन का काम बचेगा? 7 दिन का। तो काम यही शेष बचा हुआ है। अब बोला क्या है? 6 और आदमी उनके साथ शामिल हो गए, यानी पहले से 51 आदमी था, 6 और आ गया तो कितना हो गया? 57 आदमी। अब वे शेष काम तो यही बचा हुआ है। ये जो शेष काम बचा हुआ है 8 दिन का, उसको अब कितने व्यक्ति से लेना है? 57 व्यक्ति से। तो जितने व्यक्ति से इस काम को लेना होगा बट्टा में हम उतना लिखेंगे। सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 3 से ऊपर नीचे दोनों कटेगा। 3 से इसको काटेंगे 17 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 19 हो जाएगा। 17 × 8 136, 136 बट्टा 19 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 19 सते 133 होता है। तो 7 सही 19 है ना, 19 सते 133, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 7 सही 3/19 यानी 7.3/19 विकल्प ए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के मदद से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक है, चलिए, जो भी क्लासेज आपका चल रहा है उसका पीडीएफ भी डाउनलोड जरूर करिएगा। मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यहाँ है x + 1/x का मान के x³ + 1/x³ का मान पूछा है। तो जब भी x + 1/x का मान दे करके x³ + 1/x³ का मान पूछे तो जो भी वैल्यू दिया गया है पहले एक बार उसका करिए क्यूब और फिर इसी वैल्यू को करिए तिगुना। एक बार क्या करना है? इसका करना है क्यूब और फिर इसका करना है तिगुना। और अगर प्लस वाला है तो बीच में माइनस और माइनस वाला है तो बीच में प्लस, यानी इसका आंसर हो जाएगा k³ - 3k, यानी विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर क्वेश्चन में ऐसे रहता कि x - 1/x का मान k है और तब आपसे पूछता कि आप बताओ x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, तो इस बार हम लोग क्या करते? इस बार हम लोग वही करते, k का पहले करते क्यूब फिर इसको करते तिगुना। और यहाँ पे जब माइनस रहेगा ना तो माइनस वाला ही पूछेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? माइनस वाला है तो बीच में क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो इसका आंसर आपका यह वाला होगा। यहाँ प्लस वाला है तो बीच में माइनस हो जाएगा, तो k³ - 3k इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा और दूसरे भुजा से 8 इकाई बड़ा हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, समकोण त्रिभुज पे आधारित क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप तब सोल्व कर पाइएगा जब आप ट्रिपलेट ध्यान में रखिएगा। ट्रिपलेट्स जैसे देखिए 3 4 5, यह आपका एक ट्रिपलेट बनता है। अब इसको 2 गुना करते जाइएगा तो ट्रिपलेट बनेगा। जैसे 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। तिगुना करिए 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। 4 गुना करिए 3 चौके 12, ठीक है, 4 चौके 16 और 5 चौके 20। यह सब ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कहने का मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल का भुजा वही हो सकता है अगर कोई 3 नंबर इस प्रकार से है। ठीक है, अगर कोई 3 नंबर इस प्रकार से है कि दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के बराबर हो तो वह कहलाता है ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट कहने का मतलब कि वह राइट एंगल ट्रायंगल का साइड हो सकता है। तो देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 5 का स्क्वायर 25 इसके बराबर है। बाकी इसी का हम लोग 2 गुना 3 गुना किए हैं तो यह सब भी ट्रिपलेट होगा। हमें यहाँ पे ऐसा ट्रिपलेट खोजना है जिसमें क्या हो कि जो कर्ण हो, यानी जो सबसे बड़ी भुजा हो वह क्या हो? सबसे बड़ी भुजा एक भुजा से 4 इकाई बड़ा और दूसरा से 8 इकाई बड़ा। इसमें देख लीजिए तो 4 और 8 बड़ा की बात कर रहे हैं तो इसी में हो सकता है। अगर हम कर्ण 20 लेते हैं तो एक से कितना बड़ा है? 4 और दूसरा से कितना बड़ा है? 8 इकाई बड़ा हो गया। 1 से 4 इकाई कर्ण सबसे बड़ी भुजा, 1 से 4 इकाई बड़ा, दूसरा से 8 इकाई बड़ा, यानी हमारा साइड क्या हो सकता है? हमारा साइड हो सकता है 12, 16 और 18। अब जब हमें यह पता चल गया है कि इसका जो भुजा है वह 12, 16, 18 है तो क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का? 1/2 गुने दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल। तो 1/2 गुने 12 गुने 16, यानी आधार गुने लंब होता है। कर्ण का यूज हम लोग क्षेत्रफल में नहीं करते हैं। तो 1/2 गुने 12 गुने 16 करिए, सोल्व करिए। 2 छक्के 12, 16 छक्के 96, यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर इस तरीके से आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको बेसिक से इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ जाएगा और बेसिक से सोल्व करिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग आपका हो जाएगा। इसलिए ट्रिपलेट को ही ध्यान में रखना आपके लिए सबसे ज़्यादा सही तरीका है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है किसी बेलन का आयतन 5500 मीटर क्यूब है। यदि बेलन की ऊंचाई 70 मीटर तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास
यानी कि हमें डायमीटर बताना है। व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो अगर हम त्रिज्या निकाल लेते हैं तो बस उसका डबल कर लेंगे तो व्यास निकल जाएगा। क्वेश्चन में दे क्या रखा है? आयतन बेलन का दे रखा है, तो जो देगा हम लोग वही यहाँ पे निकालेंगे। तो आयतन क्या होता है? आयतन होता है पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर और इंटू एच। तो एच का वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखा है 70 मीटर, यही तो आयतन होता है। आयतन कैसे निकालेंगे? बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर ही रखें हम लोग, चूंकि नहीं वैल्यू पता है तो आर स्क्वायर, और एच की जगह जो एच का मान आपका दे रखा है। यह हो गया आपका आयतन, जबकि आयतन कितना दे रखा है? 5500 मीटर क्यूब दे रखा है। बस यहाँ पे 5500 रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। 7 से काटिए, 7 दहाई 70 हो जाएगा। इससे काटेंगे 1 0 इधर कैंसिल। आगे अगर हम 11 से काटते हैं तो 11 दूना 22, 11 से काटते हैं तो 11 पंचे 55 हो जाएगा। और फिर इस 2 से काटेंगे 50 को, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो अब हमारे पास इधर क्या है? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू 25 है, इसका मतलब आर का वैल्यू √25, तो कितना हो जाएगा? 5। आर स्क्वायर का मान 25 है ना, तो आर का मान क्या होगा? स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा 5। तो आर का मान अगर 5 है तो हमें क्या बताना है? व्यास। तो व्यास कितना होता है? 2r यानी 2 गुना 5। क्या आंसर हो जाएगा? सर अगर त्रिज्या निकल गया है तो व्यास तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस होते हैं वो आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है, उसमें फॉर्मूला का आपको उपयोग करना ही पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, यह क्वेश्चन आपका रेकरिंग से है। 4.2222 कितनी बार आया है? अनंत बार आया है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4.2 और 2 के ऊपर यह सिंबल, यह बार का सिंबल है, इसको रेकरिंग भी बोलते हैं। अब इसको सोल्व करने का देखिए तरीका क्या है। 4 को अपने जगह पर लिखेंगे, पॉइंट के जगह हम लिखेंगे प्लस, हमेशा पॉइंट की जगह क्या लिखना है? प्लस लिखना है। और अगर एक नंबर के ऊपर से रेकरिंग हटाना हो तो बट्टा में 1 9 लिखिए। अगर 2 नंबर होता, 2 नंबर के ऊपर यह सिंबल होता तो बट्टा में 2 9 लिखते। अगर 3 नंबर के ऊपर ऐसा सिंबल होता तो बट्टा में 3 9 लिखते। यानी इस सिंबल को हटाने के लिए बट्टा में क्या लिखना पड़ता है? 9। सोल्व करिए, यह तो आपका सिंपल सा भिन्न का जोड़ हो जाएगा। तो 9 चौके 36 और 2 38, 38/9 यही आपका इस सवाल का आंसर। 38/9 विकल्प डी जो है वह सही क्वेश्चन होगा। हर सेट में आपका क्वेश्चन जो है वह रेकरिंग से पूछा जा रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा ध्यान से। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, नंबर 7 क्वेश्चन। आइए इसको सोल्व करते हैं। बोला क्या गया इस क्वेश्चन में? इसको सरल करना है, सिंपल सा बहुत क्वेश्चन है। देखिए 3 से इस दोनों में गुना करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9x, माइनस 3 से 2 में गुना करिएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए x से 4x में गुना 4x² 2 कितना हो जाएगा? या 2x² हो जाएगा। अरे 4/2 2x है, 2x से x में गुना तो 2x² हो जाएगा, प्लस 15 में से 12 माइनस करिए कितना होगा? 3 होगा। आप इसको अरेंज करके लिख लीजिए। x² वाला पहले लिखिए तो 2x² हो जाएगा। उसके बाद x वाला, तो x वाला भी प्लस में है तो 9x हो जाएगा। अब देखिए, अब नंबर को लिखिए, -6 + 3 क्या होगा? -3 हो जाएगा। एक माइनस में एक प्लस में घटाएंगे चिन्ह बड़का का, तो बड़का का चिन्ह तो माइनस ही है, यानी 2x² + 9x - 3 विकल्प ए आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या बोला है, 51, 52, 53, 100 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। देखिए 51, 52, 53 में सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 53। 51 नहीं है, 17 से कट जाएगा, 52 सम संख्या है तो 53 हो जाएगा। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा? 97 होगा। इसका योग बताना है, जोड़ लीजिए, जब इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 150। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 150 यानी कि विकल्प बी हो जाएगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 51 और 100 के बीच, तो 53 सबसे छोटा और सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कितना होगा? 97। 53 + 97 150 सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक आयत, अच्छा जो बोला गया यहाँ पे आयत के संबंध में बोला गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यह हमारा आयत हो गया, इसका 2 विकर्ण हम इस तरीके से बना लेते हैं। बोला क्या है देखिएगा, आयत के संबंध में क्या बोला है? एक आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम और समानांतर होती है। यह बात बिल्कुल सही है। आयत का जो सम्मुख भुजा होता है यानी सामने का भुजा समानांतर होता है, यानी समान अंतर पर होता है। अंतर चाहे आप यहाँ से मापिए, यहाँ से मापिए, यह क्या होगा? अंतर समान होगा। और साथ में क्या होता है? सर्वांगसम यानी बराबर। आयत के आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो यह बात सही हो गया। एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते। एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है।
समद्विभाजित करता है मतलब यह जो विकर्ण है ना बराबर भाग में बांटता है, इधर और इधर वाला हिस्सा बराबर होगा, इधर और इधर वाला हिस्सा बराबर होगा। यानी आयत के विकर्ण जो है वह एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यहाँ पे बोला है नहीं करता है, यह क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। सभी आयत समानांतर चतुर्भुज, बिल्कुल सही है, जितना भी आयत है वह क्या होता है समानांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर, तो जिस किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है वह समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। चौथा, एक आयत के आसन्न कोणों में से किसी भी युग्म का योग 180 होता है, बिल्कुल होता है। आसन्न कोण यानी दो बगल के कोण को जोड़िएगा ना 180 हो जाएगा। देखिए ये 90 90 180 90 90 180, प्रत्येक कोण का माप 90 होता है, तो यह भी सही है। यानी आयत के संबंध में यह तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। हमें क्या चुनना था कि कौन सा सही नहीं है, तो यह वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ध्यान रहे आयत के संबंध में पहला सही है, दूसरा सही, पहला सही है स्टेटमेंट, सी भी सही है, डी भी सही है स्टेटमेंट, तो यह सब आयत के संबंध में सही स्टेटमेंट है। हमें क्या चुनना था जो सही नहीं है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। यही स्टेटमेंट जो है वो आयत के संबंध में सही नहीं है। नंबर 8 अगला देख लीजिए, यह क्वेश्चन आपका नंबर 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबरिंग गलत हो गया था, यहाँ पे नंबर 9 हो जाए। अगला देखिए नंबर 10, बोला है दो संख्याओं में 5:3 का अनुपात है, अंतर 54 है, तो छोटी संख्या। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, संख्याओं का अंतर कितना का है 54 का, अंतर यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ से भी आप अंतर निकालिए, तो 5 और 3 में अंतर कितना का 2 का हो जाएगा, अंतर आपका 2 का हो गया। दो संख्याओं में 5:3 का अनुपात, अंतर 54, अंतर कितना है 54, यहाँ अंतर कितना है 2 का, तो बट्टा में 2 लिखिए, अनुपात में 2 का अंतर, रियल 54 यानी 54:2 का मान है। हमें छोटी संख्या बताना है, तो 5 और 3 में से छोटा संख्या कौन है 3, यानी अनुपात 3 का मान बताना है। सोल्व करिए, 2 से काटिएगा कितना हो जाएगा 27 दूना 54 और 27 गुना 3 यानी 81, आपका यहाँ पे सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा यह आपका क्वेश्चन था। हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, दो संख्याओं में 5:3 का अनुपात है, बोला है कि अंतर 54 का, यहाँ देखें तो अंतर कितना का है, अंतर 2 का है, 2 को 54 बनाने के लिए 27 से गुना, तो दोनों में हम कितना से गुना कर देंगे 27 से, तो 27 से जब दोनों में गुना करेंगे तो छोटी संख्या 81 हो जाएगा। हमें यही तो बताना था छोटी संख्या क्या होगा, यह सबसे बेस्ट तरीका है। आगे बढ़िए, यहाँ बोला है किसी समूहकृत आंकड़े के लिए xi वर्ग चिन्ह, यह आपका सीधे फॉर्मूला से ही क्वेश्चन पूछ दिया। इस क्वेश्चन का जो माध्य होगा वो आपका विकल्प बी हो जाएगा, फॉर्मूला ही पूछा है। आगे, इसके मूलों का गुणनफल, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों का जो गुणनफल होता है वो आपका c/a होता है। क्या होता है c/a, तो c की जगह क्या है इसमें 12 है और a की जगह कुछ नहीं 1, यानी 12/1, विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। जो x² के गुना में होगा a, जो x के गुना में होगा वह b, जो कांस्टेंट होगा वह c। हमें क्या बताना है, मूलों का गुणनफल c/a होता है, योगफल क्या होता है -b/a। यहाँ देखिए क्या है, बोला है 3 पेंसिल और 5 पेनों का मूल्य 81 रुपये। इसको हम लोगों को लीनियर इक्वेशन से सोल्व करना पड़ेगा। हम एक पेंसिल का कीमत मान लेते हैं x रुपये और एक कलम का कीमत, पेन का कीमत मान लेते हैं y रुपये। तो 3 पेंसिल यानी कि 3x और इसके अलावा 5 कलम यानी कि 5y, इसका कीमत कितना है, इसका कीमत है आपका 81 रुपये। आगे, जबकि 5 पेंसिल, एक पेंसिल का कीमत x रुपये, तो 5 पेंसिल का 5x प्लस 3 कलम यानी कि 3y, इसका वैल्यू कितना है आपका 71 रुपये है। सोल्व करके इसमें से सबसे पहले xy का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन है, सोल्व करने के लिए आपको या तो x को काटिए या y को काटिए, तो बराबर करना पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 में, यह पहला समीकरण, यह दूसरा समीकरण हो गया। पहले समीकरण में हम गुना कर लेंगे, 5 है ना, तो 5 से, और दूसरे में 3 से, तभी तो x का वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, तो 5 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 5 या 15 x हो जाएगा, प्लस 5 25, जिससे भी गुना करेंगे सब में गुना करना है। 5 से तो सब में गुना, 81 पंचे 8 पंचे 400 405, 80 पंचे 400, 1 पंचे 5 405 हो जाएगा। 3 से गुना कर लीजिए, 5 या 15x प्लस 3 या 9y बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 71 पंचे 70 पंचे 35 350 और 5 355। सोल्व करना है, समीकरण 1 में से 2 को घटा लीजिए। घटाएंगे क्यों, ताकि यह वैल्यू कटे, दोनों में से कोई एक वेरिएबल कट जाए। तो माइनस माइनस माइनस, घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, प्लस में माइनस में कैंसिल। 25 में से 9 माइनस करेंगे 16y बराबर, इधर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 में से 5 माइनस किए 0, और 10 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5, और यहाँ बचा आपका कितना बच रहा है, हाँ कुछ बच नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक बार चेक करने दीजिए।
कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है? क्या बोला था यहाँ पे? 25 माइनस 9y ठीक तो चल रहा है। 405 81 पंचे 71 तिया, हाँ यहाँ गड़बड़ी हो गई। 3 से गुना करना है ना, 3 से यहाँ पे गुना करना था। चलिए तो 3 से गुना करिए, तो 3 से 70 तिया कितना हो जाएगा? 210 और 3 213, 213 यहाँ हो जाएगा। अब माइनस करिए, 5 में से 3 माइनस करिएगा 2 हो जाएगा, या बचेगा 10, 10 में से 1 माइनस करिएगा 9, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 192 हो जाएगा। अब सोल्व करिए, 16 से काटिए, 16 एकम 16, 16 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, 16 एकम 16, 3 बचेगा 2, 16 दूना 32। y का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। y का वैल्यू 2 आने का मतलब, y का वैल्यू 2 आने का मतलब एक कलम का कीमत 2 रुपया, एक कलम का कीमत हो गया 2 रुपये। अब y का मान चाहे इसमें रखिए या इसमें रखिए, x का मान निकल जाएगा। तो आइए x का मान निकालते हैं, कितना आता है? y का मान रखिए यहाँ पे, तो y का मान रखिएगा 12, तो 12 पंचे कितना? 60, 60 इधर आके 81 में से घटेगा 21, 3x का वैल्यू 21, तो x का मान कितना होगा? 7 हो जाएगा। बस x y का मान यहाँ रखिएगा, x का मान निकल जाएगा। अब हमें बताना एक पेंसिल, तो एक पेंसिल का कीमत, x का मान कितना आया है? 7, तो एक पेंसिल का कीमत 7 रुपया। और 2 पेन, एक पेन का कीमत 12, तो 2 पेन का कीमत 12 दूना 24 रुपया। कितना हो जाएगा? 24 और 7 31 रुपया। यही पूछा था, विकल्प बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साड़ी बेचने वाले किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत 3 साड़ी के खरीद पर 2 साड़ी फ्री। हमें बताना है छूट कितना है, फ्री कितना है? 2 फ्री है। कितना खरीदने पर? 5 साड़ी खरीदने पर। क्योंकि देखिए बोला क्या है, 3 साड़ी खरीदने पर 2 फ्री, तो 2 फ्री पाने के लिए कुल कितना साड़ी लेना पड़ेगा? 5, 5 में से ही 2 फ्री मिल जाएगा ना। तो 2 फ्री है कितना पे? 5 पे। प्रतिशत के लिए हम लोग गुना करेंगे 100 से, बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटेगा 100 को, कितना हो जाएगा? 20, तो 20 दूना 40%। यही आपका इस सवाल का सही जवाब विकल्प सी हो जाएगा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है, ऐसे आपको सोल्व इसको कर लेना है। अगला देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने और 3 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के तिगुने का योगफल क्या होगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है 97, अभी जस्ट देखे हैं। 2 अंकों का सबसे बड़ा संख्या 99 अभाज्य नहीं है, 98 अभाज्य नहीं है, 97 अभाज्य है। तो 2 अंक के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 2 गुना, इसको क्या करना है? 2 गुना कर देना है। तो 97 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 100 का 2 गुना होता है 200 में से 6 कम, यानी 194। और फिर बोला है 3 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या होता है 997। 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या 999, 9 से कट जाएगा, अभाज्य नहीं। दूसरा 998, 2 से कट रहा है, अंत में 8 है, सम संख्या 2 से भी कटेगा और भी संख्या से कटेगा, 997, यह आपका अभाज्य हो जाएगा। तो बोला है कि 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का तिगुना, तो इसको कर लीजिए तिगुना। 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1000 में 3 से गुना करेंगे 3000, 3000 में कितना कम हो जाएगा? 3 तिया 9 कम, तो 3000 में 3 कम यानी 2991। यही तो है। अब इसका योगफल निकालना है तो जोड़ लीजिए, 2991 में 194, 4 और 1 5 हो जाएगा, 9 9 18 8 हासिल 1 हो जाएगा। ये तो होगा 4 और 1 5, 9 9 18 8 हासिल 1, 29 और 31 और 1 31, 3185। विकल्प ए आपका यहाँ पे, इस दोनों को जोड़ देना था, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बोर्ड मास के ऊपर है और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या। नंबर 16 को पहले देखिए, बोर्ड मास के ऊपर आधारित है। पहले किसका क्रिया करेंगे हम लोग? ब्रैकेट का। ब्रैकेट में भी हम लोग चलेंगे स्मॉल ब्रैकेट में पहले, तो 6 + 2 हो जाएगा 8। अब 8 में गुना करेंगे 3 से, क्योंकि यहाँ गुना है माइनस है, तो पहले गुना का ही क्रिया होगा, तो 8 तिरिक 24। अब 8 में से 24 माइनस करेंगे तो -16। अब 234 में हम लोग गुना करेंगे कितना से? -16 से। इस पूरे का मान आ गया है आपका -16। रिपीट कर रहे समझिएगा, पूरे ब्रैकेट का मान कितना आया? -16। 6 और 2 8, 8 तिरिक 24, 8 में से 24 माइनस करेंगे -16, तो 234 में -16 से गुना होगा। 16 से गुना करिए, 16 चौके 64, 4 हासिल 6 हो जाएगा, 16 तिया 48 और 6 54, 4 हासिल 5 हो जाएगा, 16 दूना 32 और 5 37, 3744 किस फॉर्म में होगा? माइनस में। और इसमें हमें क्या जोड़ना है? प्लस के फॉर्म में क्या है? 4234 है। तो हम क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा लेंगे, चिन्ह किसका रहेगा? चिन्ह आपका बरकरार का रहेगा। तो इसमें से इसको घटाइए, 4 में से 4 माइनस करिए, 0 हो जाएगा। 13 में से 4 माइनस करेंगे, 9 हो जाएगा।
अब क्या बचेगा 41, 41 में से 37 माइनस करिए 4 चिन्ह बरका का यानी प्लस का, तो 490 आपका यहाँ पे सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए नंबर 17। बोला नीचे दिए गए संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित करिए। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में, सबसे बड़ी संख्या पहले, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको अवरोही क्रम में अरेंज करते हैं। तो देखिए अवरोही क्रम में अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो 9 8 7 6, 9 8 7 6 जो भी है पहले हम उसको लिखते हैं बड़ी संख्या को। 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है। ठीक है, 9 8 7 6 5। अब 4 है, इसके अलावा 3 नहीं है, तो 4 है, 2 2 बार है, तो 4, इसके अलावा 2 2 और 1। देखिए तो बीच में कहीं 3 भी है क्या? हाँ, हम इसमें से देखिए 9 8 7 6 ले लिए, 5 ले लिए, ठीक है, 5 के अलावा 4 भी ले लिए। अब हमारे पास 3 नहीं है, 2 2 और 1 है, यही आपका नंबर हो गया। हमें क्या बताना है, नई संख्या में बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा। बाएं से तीसरा नंबर तो 7 होगा, बाएं यानी इस तरफ से तीसरा नंबर, और दाएं से चौथा, तो दाएं से चलिए चौथा नंबर 4 होगा। इस दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, विकल्प डी आंसर। बहुत सिंपल सा रीजनिंग टाइप का ये आपका क्वेश्चन था। अवरोही क्रम में पहले इसको सजाना है, फिर बाएं से तीसरा और दाएं से चौथे नंबर का गुणा हम लोग को कर लेना था। आगे बढ़िए, अगला देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 रुपये की राशि पर 5% 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 520 रुपये हो जाएगा। देखिए साधारण ब्याज के क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्रिक क्या है, ब्याज यहाँ रुपया के रूप में कितना दिया है? 520 रुपया। तो रुपया वाला ब्याज में ना मूलधन के 1% से भाग करिए। तो मूलधन कितना है? 1300 है, इसका 1% हो जाएगा 13। जैसे ही भाग करिएगा परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा, तो 13 चौके 52, 40% हो गया प्रतिशत ब्याज। प्रतिशत ब्याज किसे निकालिएगा? रुपया वाला जो ब्याज देगा ना उसमें मूलधन के 1% से भाग, और किसी भी नंबर का 1% मतलब उसमें 100 से भाग। तो 1300 का 1% 1300 बट्टा 100 यानी 13, 1200 का 1% 1200 बट्टा 100 यानी कि 12। तो ब्याज में मूलधन के 1% से भाग करिएगा, परसेंटेज ब्याज निकल गया, इतना प्रतिशत ब्याज। और इतना प्रतिशत ब्याज हो जाता है 5 साल में, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 8%। और 1 साल का जो ब्याज होता है वही रेट होता है, क्योंकि रेट में क्या लिखा रहता है? इतने प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से। यानी 1 साल में 1 साल का जो प्रतिशत ब्याज होता है वही क्या होता है? रेट। तो 5 साल में 40% ब्याज, तो 1 साल में 8% रेट निकल गया। आगे देखिए, बोला है संख्या पी और क्यू का मध्यानुपाती 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पी और क्यू का मान हो सकता है? मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? रूट अंडर ए बी, यहाँ पी क्यू है तो रूट अंडर पी क्यू। अब सोचिए पी और क्यू के जगह क्या मान रखे कि इसका मान 8 आ जाए, तो विकल्प ए आंसर हो जाएगा। देखिए 16 और 4 रखिए, 16 चौके 64, 64 का वर्गमूल 8, 12 तिया 36। अगर 12 और 3 लेंगे तो फिर इसका मध्यानुपाती 6 आ जाएगा। अगर हम 10 और 6 लेते हैं तो रूट 60 आ जाएगा। अगर हम 12 और 16 लेते हैं तो 12 गुने 16, रूट 12 गुने 16 यानी 8 आपका नहीं आएगा। 8 कब आएगा? जब पी और क्यू के स्थान पर 16 और 4 लेंगे, क्योंकि मध्यानुपाती होता है रूट अंडर ए बी। यहाँ देखिए एक तालिका दिया गया है जिसमें विभाग है और पुरुष और महिलाएं कर्मचारियों का संख्या दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर आते हैं। उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या। भाई उत्पादन में कर्मचारी का कुल संख्या देखिए, अगर हम बात करें उत्पादन का तो उत्पादन तो यही है। उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या और संचालन, चलिए तो उत्पादन में कर्मचारी का कुल संख्या कितना होगा? कर्मचारी का कुल संख्या यानी पुरुष प्लस महिला, तो पुरुष प्लस महिला मिला के देख लीजिए कितना, 150 और 150 300, यहाँ बचेगा 10 और यहाँ बचेगा 5, तो 315। उत्पादन विभाग में कर्मचारियों का कुल संख्या हो जाएगा 315। अब आगे, और संचालन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या। संचालन विभाग में कर्मचारी का कुल संख्या कितना होगा? देखिए 128 और 142, 100 और 100 200, 28 में 42 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 270। तो यह होगा आपका 270। इसी का हमें क्या निकालना है? इसी का हमें निकालना है अनुपात। निकाल लीजिए, अनुपात निकालिए, कितना आता है? कितना आता है? देखिए 5 से दोनों वैल्यू कटेगा। अच्छा 5 के अलावा 5 1 6 3 9 और 7 2 9, 5 के अलावा यह 9 से भी कटेगा। तो पहले हम इसको 5 से काटें, 5 से काटेंगे तो 5 6 के 30 हो जाएगा और 1 बचेगा, 5 या 15। 5 से इसको काटेंगे तो 5 25 और क्या बचेगा? यहाँ पे 2 बचेगा, 5 चौके 20। अब 9 से काट लीजिए, 9 सत्ते 63 और फिर जब इसको 9 से काटिएगा 9 छक्के 54। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा 7:6, यानी कि विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। जिसका जिसका अनुपात बोला था हम लोग बस निकाल दिए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलिए, नंबर 21।
यहाँ क्या बोला है? बोला है किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर विक्रेता को 777 रुपये और 70 पैसे का लाभ होता है। देखिए 777 रुपये और कितना पैसा है? 70 पैसा है ना, इतना का लाभ होता है। इतना का लाभ कब होता है? देखिए पॉइंट के बाद जीरो है, जीरो नहीं भी देंगे तो काम हम लोग का चल जाएगा, ठीक है। या आप चाहे तो यहाँ पे जीरो दे भी सकते हैं। यह जो है वह कितने % का मान है? 10% का मान है। चलिए तो यह है आपका 10% का मान, तो इसमें 10 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें चाहिए क्रयमूल्य यानी 100% का मान, तो हम कितना से गुना कर लेंगे? 100 से। सोल्व करिए, पॉइंट हटाइए, नीचे में एक जीरो और आएगा, 100 से 100 कैंसिल, यानी 7,777। यही आपका वस्तु का क्रयमूल्य हो जाएगा। विकल्प ए सही आंसर। रिपीट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। कितना % लाभ होता है? 10%। और यहाँ लाभ रुपए में कितना है? 777 रुपये 70 पैसे। तो रुपया के रूप में इतना लाभ परसेंटेज में 10%, यानी यह 10% का मान है। 10 से भाग कर लिए 1% का मान। हमें चाहिए क्रयमूल्य यानी 100% का मान, 100 से गुणा कर लिए। यहाँ देखिए क्या है, 11 के प्रथम 12 गुणज का औसत क्या होगा? तो 11 का पहला गुणज जो होगा ना वह 11 गुने 1 यानी कि 11 होगा। और 11 का जो 12वां गुणज होगा वह 11 गुने 12 यानी कि 132 होगा। हमें इसी दोनों का औसत निकालना है, तो आप लिखिए 11 + 132/2। औसत तो ऐसे ही निकलेगा, 11 + 132/2 कितना हो जाएगा? 143। 143/2, 2 से भाग करिए, 2 सते 14 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 71.5। 71.5 यानी कि विकल्प सी आंसर। एक चीज ध्यान से समझिएगा, गुणज कहने का मतलब लगातार आने वाली संख्या। तो 11 का पहला गुणज 11, दूसरा गुणज 22 हो जाएगा, तीसरा गुणज 33 हो जाएगा, चौथा गुणज 44 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका जो 12वां गुणज होगा वह कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। तो लगातार आने वाली संख्याओं का जो औसत होता है वह होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट है आपका 11, लास्ट है 132/2। क्या करते हैं हम लोग? केवल 2 नंबर लेते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करते हैं। अगर कोई सीरीज ऐसा है जो लगातार आया हो तो देखिए कितना कितना का इंटरवल पर है, 11 11 11, 11 का अंतर, 11 का अंतर। तो किसी भी नंबर का जो गुणज होगा वह रेगुलर इंटरवल पर होता है, और ऐसे किसी भी सीरीज का औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। यहाँ देखिए नंबर 23 बोला है किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, किसी भी बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr × r+h। यही तो होता है। तो निकालिए, 2 गुने पाई के स्थान पर 22/7, r के जगह पे कितना लिखेंगे? r का वैल्यू देख लीजिए, त्रिज्या 70 सेंटीमीटर, तो 70 × r+h। तो r है 70 और h कितना है? 140। 70 और 140 कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। जब 7 से काटिएगा तो 7 दाएं 70 होगा, ठीक है। 7 दाएं 70, यानी जो इसका वैल्यू आएगा उसमें लास्ट में 2 जीरो होगा। तो लास्ट में 2 जीरो वाला विकल्प ए और सी नहीं है, ठीक है। लास्ट में 2 जीरो वाला आपका विकल्प ए और सी नहीं है। अब बाकी नंबरों का हम गुना करेंगे, तो 2 दूना 4 और कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 एकम 4, यानी कि लास्ट में 4 वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो विकल्प डी। देखिए 2 जीरो के बाद इकाई अंक पकड़िए, 2 दूना 4, 4 एकम 4 और 4 दूना 8। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया भाई? कुछ गलत हो रहा है क्या? 2 दूना 4 और हाँ यहाँ इकाई अंक 1 है ना, तो 4 एकम 4, तो लास्ट में 4 वाला ऑप्शन। आप चाहे तो पूरा को भी गुना कर सकते हैं, हम इकाई अंक से पकड़ रहे हैं। देखिए 2 दूना 4, केवल इकाई अंक को गुना करिएगा और जीरो को हटाने के बाद, और उसके बाद 4 एकम 4 यानी कि लास्ट में 4 वाला, तो विकल्प डी आंसर। यहाँ चलिए इसका मान हम लोग को बताना है। फिर से वही केस हो गया, हम लोग को बोर्ड मास के अनुसार पहले ब्रैकेट का क्रिया करना पड़ेगा। ब्रैकेट में भी पहले गुना, तो देखिए 2 चौके 8, 8 में से 10 माइनस करिएगा, -2 इसका वैल्यू आ जाएगा। देखिए 2 चौके 8, 8 में से 10 माइनस करिएगा, कितना होगा? -2। अब -8 गुना -2 +16, और 16 + 7 कितना हो जाएगा? 16 4 20 और 3 23, और 23 तिया 69, 4 - 69, 4 में से हम 69 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? -65। विकल्प ए आंसर हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। 2 चौके 8 में से 10 माइनस करिएगा, 2 चौके 8 में से 10 माइनस करिएगा, -2, -8 गुना -2 +16, 16 7 23, 23 तिया 69, 4 - 69 -65। बस आगे चलिए। हमें क्या करना है? इसको समीकरण के रूप में लिखना है। हम समीकरण के रूप में कैसे लिख पाएंगे? जब अल्फा और बीटा का मान होगा। कैसे लिख सकते हैं ऐसा समीकरण? इस प्रकार से लिखते हैं, x - अल्फा। देखिए जब भी समीकरण लिखना होगा तो ऐसे हम लिखते हैं, x - अल्फा × x - बीटा = 0।
ऐसे हम लोग समीकरण लिखते हैं। तो अल्फा और बीटा का मान पता होना चाहिए, कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ट्रिक बता चुके हैं। अगर बी पॉजिटिव में है तो बी का भी चिन्ह बदलेगा और सी का भी चिन्ह बदलेगा। अब क्या करना है, ऐसा 2 नंबर चुनना है जिसको गुना करने पर 6 जोड़ने पर 7, गुना करने पर 6 जोड़ने पर 7, तो ऐसा नंबर 6 और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही अल्फा और बीटा का मान हो गया। तो जब अल्फा और बीटा का मान निकल गया तो यहाँ रख दीजिए x माइनस माइनस 6 यानी x प्लस 6 हो जाएगा, इंटू x माइनस माइनस 1 यानी x प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 0। देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, x प्लस 6, x दोनों प्लस में, तो ऐसा एकमात्र ऑप्शन है विकल्प बी। विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। हम अल्फा और बीटा का मान तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसका तो हम ट्रिक आपको बता चुके हैं। और जब अल्फा और बीटा का मान निकल जाएगा तो क्या होता है इक्वेशन, x माइनस अल्फा, तो x माइनस माइनस 6 यानी प्लस 6 हो जाएगा। और x माइनस बीटा इक्वेशन बनाने का यह आपका फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। अगला देखिए नंबर 26 क्वेश्चन क्या है, 16 और 144 का मध्यानुपाती अभी बताए हैं, रूट अंडर a गुना b, तो a के जगह 16, b के जगह 144, रूट अंडर 16 गुना 144, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 144 का 12, 12 गुना 4 यानी आंसर क्या होगा 48। विकल्प ए आपका यहाँ पे सही आंसर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नांकित चार्ट एक विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में पंजीकृत विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है। विश्वविद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या 15,200 है। चार्ट का अध्ययन करें, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। पूछा क्या है, चिकित्सा, ठीक है, पूछा क्या हम लोगों से, चिकित्सा, ठीक है भाई, इंजीनियरिंग, ठीक है, और विधि, चलिए ठीक है। संकाय में कुल मिलाकर पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या, टोटल विद्यार्थी कितना है 15,200 है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है चिकित्सा, इंजीनियरिंग और विधि में कितना पंजीकृत विद्यार्थी है। चिकित्सा में 15%, इसमें 11, 15, 11, 26, 26 और 9 35, यानी 35% कुल विद्यार्थियों के संख्या का 35% यानी 35/100 इतना जो है वह इस तीनों में पंजीकृत है, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल, सोल्व कर लीजिए। 35 में 2 से गुना करिएगा, 35 दूना 70, 0 हासिल 7, 35 पंचे 175 और 7 182, 2 हासिल 18, 35 और 18 कितना हो जाएगा 53 यानी 5320। विकल्प बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हमें क्या बताना था, इस तीनों में कुल मिलाकर पंजीकृत, तो तीनों में कुल मिलाकर प्रतिशत में कितना 15, 11, 26, 9, 35, 35%, कुल विद्यार्थी का 35% निकाल दिया, आंसर आपका आ गया। चलिए तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। इस तरीके से यह कंप्लीट सेट आपका समाप्त हुआ, यानी पूरे सेट को हम लोग आज की वीडियो में देख लिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से इसके आगे के सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।